तो क्लास 12th वाला हूँ, जैसा कि हमारी एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं यानी कि एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 स्टार्ट हो ही चुके हैं और कह दें कि कक्षा 12वीं का आपका हिंदी का सबसे पहले पेपर लिया जाना है। देखो, अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, मैं एक एक चैप्टर को पढ़ूंगा, एक एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन एक एक करके सारे पढ़ लूंगा, तो भाई आप गलत फहमी में हो। वो चीज़ अभी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल आपको 100% आने वाली इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि 100% ये आएंगे पेपर में और इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना। एंड देखो, बाकी सारा आपको पता होता है भाई कि पेपर में आना क्या क्या है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पेपर में ये हर साल आती हैं एंड 101% आती हैं, तो इनको छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और हिंदी के पेपर की तैयारी यहाँ से एकदम बेहतरीन होने वाली है, तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को अगले सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी करवा सकूं। देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपके लिए कहूंगा कि भाई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ो। बुक की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा ही रहा हूं, जो कि है ना, और इंपॉर्टेंट टॉपिक ही फिलहाल पढ़ो। सारा कुछ पढ़ने के चक्कर में मत रहो, अगर पढ़ रखा है तो रिवीजन करो केवल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर विशेष ध्यान दो फिलहाल। एंड सेकंड बात आ जाती है, पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व करो। भाई देखो, इसमें आपको देखो अपने टाइम का भी पता चलेगा कि आप अपना 3 घंटे में पेपर अच्छे तरीके से पूरा सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, है ना, क्योंकि आपके पास 3 घंटे ही होते हैं भाई, इतने में ही आपको पूरा क्या करना होता है, पूरा अपना पेपर सॉल्व करना होता है ना। तो एक अच्छी फॉर्मेटिंग में कॉपी में लिखना आंसर एक एक से, है ना। और देखो, अगली बात है मॉडल पेपर और सैंपल पेपर। भाई ये इतनी महंगी चीज मत कह लो, मतलब ये महंगी चीज है आपके लिए, है ना, और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए महंगी कह रहा हूं, क्योंकि यार इससे ना पूरा का पूरा पेपर आता है। देखो, क्योंकि यार कोई भी हम एग्जाम दे रहे हैं, अगर हम उससे पहले एक उसका सेट लगा लेते हैं, उसका मॉडल लगा लेते हैं, तो हमें यार आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन इस तरीके से भाई आते हैं, है ना। तो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, उनके सारे क्वेश्चन देख लो, एंड जो सैंपल पेपर जारी किए गए हैं, है ना, उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट करो, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, है ना। 60-70% कह लो कि इनसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नए बन जाते हैं, है ना। तो मैं कह लूँ कि देखो, अगर आपने पेपर सॉल्व कर लिए जो कि पिछले वर्ष के रहेंगे, और मॉडल पेपर या सैंपल पेपर कर लिए, तो 80% आप आसानी से ला सकते हो। बस आपको कंठस्थ होना चाहिए जो इसमें सारा कुछ रहेगा, ठीक है ना। देखो, एक एक करके पॉइंट को समझते जाना, एंड जो जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा सारा कुछ याद करके जाना, यानी कि कौन सी कवि परिचय, कौन से लेखक परिचय, कौन सी एप्लीकेशन आने वाली, कौन सा निबंध। भाई मैं वो चीजें लेकर के आया हूं जो कि 100% तुम्हारी परीक्षा में आने वाली है। तो वीडियो को सीरियसली देखते रहो, एंड एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। देखो, ये वो टॉपिक हैं जो कि 101% आएंगे। काफी सारे कुछ टॉपिक ऐसे हो जाते हैं जो कि देखो, जैसे पाठगत प्रश्नोत्तर मान लो, एक साल आते हैं, क्या पता दूसरी साल आए या नहीं आए, लेकिन जो आपका कवि परिचय भाई हर साल तो आना ही आना है ना। लेखक परिचय आ ही रहा है आपका, है ना। आपठित गद्यांश से आना ही आना है, आपठित पद्यांश से आ ही रहा है, आवेदन पत्र हो गया, निबंध लेखन हो गया। 101% ये चीजें होती हैं जो कि आपकी आ रही हैं। ये 3 मार्क्स में आपका आ रहा है, ये भी आपका 3 मार्क्स के समथिंग आता है, और ये आपका निबंध 4 मार्क्स में आ रहा है। तो ये इतने नंबर क्यों यार फोकट में जाएं, है ना। तो आपको पता है कि ये चीजें आ रही हैं। जैसे काव्यखंड में व्याकरण से कुछ क्वेश्चन कर लो, किस टॉपिक से बने, कौन सा अलंकार आ रहा है, कौन सा छंद आ रहा है, क्या भाई कुछ नहीं पता ना। इस वीडियो में सब क्लियर होने वाला है दादा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो, सबसे पहले हम आपके काव्यखंड की बात कर लेते हैं। काव्यखंड में पढ़ के क्या क्या जाना है। अब देखो, उतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, उतनी मोटी गाइड भी आपने ले रखी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है उसमें से पढ़ा क्या जाए, एक्चुअल में भाई आना क्या है। देखो, तो उसमें पद्य साहित्य के इतिहास में आपको पद्य साहित्य का काल विभाजन पढ़ लेना, है ना, जिसमें भक्ति काल का वर्गीकरण आपको पढ़ लेना। भक्ति काल का वर्गीकरण, देखो भक्ति काल को मेनली 2 भागों में बांटा गया है, 2 कालों में बांटा गया कह सकते हैं ना, 2 धाराओं में बांटा गया। एक क्या है, एक है सगुण, एक सगुण धारा है, और एक निर्गुण धारा है। दोनों धाराओं को ध्यान से देख लेना। ये 2 धाराएं, फिर इनके अंदर 2 धाराएं और बटी हुई है ना, 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर। इसके अंदर कौन सी है, एक रामाश्रयी है और एक कृष्णाश्रयी शाखा है। इसके अंदर एक है प्रेमाश्रयी शाखा और एक है ज्ञानाश्रयी शाखा, ठीक है। ये तो भक्ति काल का वर्गीकरण अच्छी तरीके से याद कर लो। इसके प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं सहित याद कर लो। प्रमुख कवि तो देखो आपको भक्ति काल के कौन कौन से कर लेना है। भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे देखो तुलसीदास हो जाते हैं, है ना, तुलसी, सूरदास यानी कि सूरदास हो जाते हैं ना, और मीराबाई भी लिख सकते हो आप, है ना। तो ये आपके भक्ति काल के प्रमुख कवि हो जाते हैं। कबीर भी लिख सकते हो, क्योंकि यार भक्ति काल का पूछा जाए, है ना, तो इन सारे लिख सकते हो, है ना। इनकी रचना तो आप सभी को पता ही हो गई, है ना, तो इन्हें याद कर लो बिल्कुल से। एंड सेकंड बात आती है आपकी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। देखो भाई, इनकी 2 विशेषताएं पूछी जाती हैं, 2 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, तो इसको कर लो अच्छी तरीके से। इन तीनों को देखो क्या करना होता है,
इनकी विशेषताओं में काफ़ी सारे पॉइंट जो है कॉमन बैठ जाती हैं। तो उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उसे याद करो, ताकि आप लोगों को देखो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए छूटे नहीं, है ना। तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पेपर में लिख करके ही आना है। अगला आपको क्या करना है, छायावाद की विशेषता कवि एवं उनकी रचनाएं। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब देखो, ये आप सोचेंगे कि छायावाद की विशेषता कर लेते हैं, कवि रचनाएं थोड़ी ना हर बार आती हैं। अरे नहीं यार, क्या पता सही जोड़ी में बन गई, है ना। रचनाएं करना क्यों मेन है, रचनाएं करना इसलिए ज़रूरी है, क्या पता सही जोड़ी में रचनाओं के बारे में पूछ लिया या फिर किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में आ गए तो क्या करोगे, है ना। तो रचनाएं करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड रचनाएं करके ही जाना, है ना। तो आपकी देखो, जैसे आपके कवि परिचय, लेखक परिचय आते हैं, उसमें तो रचनाएं हो ही जाती हैं, उसमें तो पूछी जाती हैं, उसकी भी कंप्लीट, मतलब एक पंथ तीन तीन काज हो रही हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें लिख दोगे, है ना। कवि परिचय, लेखक परिचय आ रहा है तो उसमें लिख दोगे, सही जोड़ी में बन रहा है, ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो उसमें लिख दोगे, है ना। हो गए ना तीन तीन काम। तो बिल्कुल से रचनाओं पर ध्यान दो, यानी इन्हें याद करो। अब देखो, तो छायावाद की विशेषताएं आपको लिखनी है ना। कवि कवि मैंने बता ही रखे हैं छायावाद के, कौन, प्रसाद, जो कि इसके स्तंभ कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, है ना, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, है ना। इनको याद रखो भाई, इनको याद रखो, है ना। ये सारे जो हैं ये क्या है, छायावादी कवि हैं, और इनकी रचनाएं याद रखो। जयशंकर प्रसाद की, है ना, कामायनी याद रख सकते हो, है ना। पंत की यानी कि सुमित्रा नंदन पंत, है ना, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, है ना। इनको याद रखो भाई, है ना। अतीत के चलचित्र वगैरह, इन सब की रचनाएं एक एक दो दो याद कर लो, है ना। अगला आपका रीतिकाल की विशेषताएं कवि एवं उनकी रचनाएं। भाई अब रीतिकाल की विशेषता करनी है, उसके कवि कौन है। अब आप लोगों को ये तो आंसर में एक बताना ही होगा यार कि रीतिकाल के प्रमुख एक कवि का नाम, किसी भी एक कवि का, रीतिकाल के, बस, है ना। अभी बता दो जल्दी से, रीतिकाल के एक कवि का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इतना सा टास्क है यार, क्योंकि कल यार आपका देखो एग्जाम के लिए टाइम भी नहीं रह गया, क्या पता कल ही एग्जाम हो, है ना। तो बताओ, इससे क्या रिवीजन होता है ना। याद भी रख लो मन में भाई, नहीं बताना चाहते तो बस मन में याद रख लो, नहीं पता है तो जल्दी से देख करके याद कर लो, है ना। देखो अब क्या आता है अपना काव्य खंड में, आप क्या चीज आती है, काव्य सौंदर्य। तो देखो कौन से पाठ आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको देखो जो आपकी अर्धवार्षिक में आए हैं, है ना, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में आए हैं, उन पाठों को विशेष कर देख लेना। एंड आपका जो अभ्यास प्रश्न पत्र जारी किया गया था एमपी बोर्ड द्वारा, प्रैक्टिस पेपर कहें कि, उसके जो पाठ वो उनमें जो काव्य सौंदर्य दिए गए हैं वो कंप्लीट कर लो, है ना। अब पाठगत प्रश्नोत्तर जो होते हैं वो तो यार दो तीन ही आते हैं, एक दो के लगभग आते हैं, तो उन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, उन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, है ना। वैसे मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं पहले, उनमें मैंने कंप्लीट करवाए हैं विथ आंसर, तो वीडियो जाकर के देख लेना, काफी सारी तैयारी हो जाएगी। अब कवि परिचय आपको किस किस का कर लेना भाई, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का कर लेना, 2025 में बिल्कुल छप रहा है। इन तीन में से मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में एक ना एक कवि परिचय आ रहा है, और आप बड़ी ही आसानी से वहां पर लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो भाई, देखो क्या करना है, तीन बिंदुओं में एमपी बोर्ड में पूछा जाता है। फर्स्ट बिंदु दे दिया जाता है दो रचनाएं आपको लिखनी होती हैं। तो दो रचनाएं नहीं भाई, तीन लिख करके आनी है। क्या, तीन रचना लिख करके आनी है, एक एक्स्ट्रा फेंक के दो, है ना। तो एक एक्स्ट्रा रचना लिख करके आनी है। साथ में दूसरा पॉइंट देता है भाव पक्ष या कला पक्ष, है ना, भाव पक्ष कला पक्ष, है ना। दोनों कंबाइन करके भी दे सकता है, अलग अलग भी दे सकता है, तो दोनों को ध्यान में पढ़ लेना, ठीक है। तीसरा पॉइंट देता है साहित्य में स्थान भैया, है ना, साहित्य में स्थान। तो इस चीज को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो करना ही करना है ना। अब देखो साहित्य में स्थान क्या होता है भाई, एक कॉमन सा बिल्कुल साहित्य में स्थान होता है सभी का, इनका महत्वपूर्ण स्थान है, इस तरीके से थोड़ा बना उना करके लिखना होता है। एंड जो उनकी खास अचीवमेंट होती है उनकी साहित्य में, वो अच्छी तरीके से लिखी जाती है ना। जैसे तुलसीदास जी के बारे में, है ना, हरिवंश राय बच्चन जी, है ना, तो और रघुवीर साय, इन तीनों को अच्छी तरीके से कर लो। इनकी दो रचना भाई याद कर लो, है ना, तो अच्छी तरीके से इनको याद कर लो। मधुशाला मधुबाला, है ना, तुलसीदास जी की रचना कौन कौन सी हो जाती है, जैसे दो हवाली कविता। अब इतनी सरल रचना है, अच्छी तरीके से याद करो। भाव पक्ष कला पक्ष, भाव पक्ष में मेनली लिखना क्या होता है, देखो भाव पक्ष की जब भी बात आए तो उनमें किन भावों की अभिव्यक्ति इन्होंने व्यक्त करी है ना। जैसे भाव पक्ष में इनकी भक्ति भाव रहा है तुलसीदास जी का, है ना, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा अपने अकॉर्डिंग बना करके लिखा जाता है। देखो शब्दों का मतलब समझो तो वहां पे आप चीज लिख पाओगे, है ना। कला पक्ष में मेनली लिखा क्या जाता है, जैसे कौन कौन सी शैली का यूज किया है, कौन सी, है ना, तो किस तरीके से भाषा का प्रयोग किया है ना, ऐसी चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है ना। आगे आ जाता है हमारा गद्य खंड। देखो अब गद्य खंड में देखो शुक्ल योग हो गया आपका, भारतेंदु योग हो गया, इनके निबंधों की विशेषता भाई पूछी जा सकती है, तो इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेना, है ना। निबंधों की विशेषता भी आ सकती हैं, एंड इनके कवियों के नाम भी आ सकते हैं, है ना। तो राइटिंग थोड़ी मैं जल्दी में बिगाड़ते जा रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको ध्यान से समझते जाना कि बता क्या रहा हूँ, ठीक है ना। अब आ जाती है बात, देखो अब गद्य खंड से क्वेश्चन आता है कि आत्मकथा या जीवनी में अंतर लिखो भाई, है ना, कहानियां उपन्यास में अंतर लिखो, नाटक और एकांकी में अंतर लिखो। देखो भाई यहाँ से एक एक नंबर तो देखो एकांकी में क्या होता है, एक अंक होता है, इससे बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव बनता है, इस चीज को याद रखना, ये अंतर है इंपॉर्टेंट, है ना। आत्मकथा लेखक क्या कहता है, स्वयं की लिखता है, क्या लिखता है, स्वयं की लिखता है ना। और ये देखो आत्मकथा में आत्मकथा जो है लेखक स्वयं की लिखता है, क्योंकि आत्मकथा खुद की कथा है ना। उपन्यास का होता है, उपन्यास के सम्राट कौन है ना, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, प्रेमचंद्र को कहा जाता है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव उखाड़ो, अपने आप से ढूंढो उसमें, है ना। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, जल्दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और कहानी और उपन्यास में अंतर तो करना ही है।
तीनों में अंतर अच्छी तरीके से पढ़ लेना। देखो एक बार पढ़ लोगे ना यार तो आसानी से लिख करके आ जाओगे। ऐसा नहीं है कि यार देखो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, पहले भी पढ़ रखा है, बस ध्यान में एक दो बार अच्छी तरीके से ध्यान में रख करके पॉइंट्स को पढ़ो। एंड देखो उनमें चीजें देखो यार कि क्या उनमें मैच हो रहा है, क्या पता तीनों के अंतर में कई चीजें बिल्कुल कॉमन हो और आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, उन्हें ध्यान ही नहीं दे रहे हो, है ना। ऐसे करोगे ना तो सारी चीजें याद होंगी, है ना। एक तरीके से जोड़ जोड़ करके पढ़ो चीजों को, चीजें याद होंगी, है ना। तो बिल्कुल इस तरीके से पढ़ो। आगे हमारी बात आ जाती है व्याख्या। भाई व्याख्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर इसमें कहीं की बटोरती है। देखो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखने से साथ में अगर विशेष नहीं लिखते हो ना तो नंबर कटने का चांस रहता है, इसलिए विशेष जरूर से लिख कर आना, है ना, कंप्लीट करना है इसे, है ना। और पाठगत प्रश्नोत्तर हो गए, जैसे देखो महादेव वर्मा के, है ना, भक्तन चैप्टर है उससे उसके क्वेश्चन कर लेना कुछ, है ना। और साथ ही में देखो वितान का बताना चाहूंगा, आपके जो यशोधर बाबू का पाठ है, देखो उनका पाठ अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कुछ मोहन जोदड़ो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, तो ये भी इनसे भी क्वेश्चन कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आने हैं भाई, है ना। और यशोधर बाबू के क्वेश्चन तो आपको करने ही है, ठीक है ना। अब देखो भाई लेखक परिचय आपको गद्य खंड से कौन कौन से करना है, महादेवी वर्मा का करना है, इनकी 2 रचनाएं कर लेनी है ना, 2 रचनाएं इनकी कर लेनी है ना। अब जैनेन्द्र कुमार का भी कर लेना, धर्मवीर भारती और फणीश्वर नाथ रेणु। अब भाई देखो मैंने 4 दिए हैं, इन 4 में से बोर्ड परीक्षा में आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। क्या पता अथवा में, मतलब अथवा में एक आ जाए, क्या पता चारों के चारों, मतलब दोनों के दोनों आ जाए। अथवा में आता है ना एक, तो दोनों आ जाए, है ना, एक दूसरे के अथवा में। तो बिल्कुल से कंप्लीट करो। मेनली कहूंगा कि महादेवी वर्मा को बिल्कुल मत भूल जाना, इन्हें याद करके जाओ। एंड धर्मवीर भारती हो गई, है ना, इन्हें याद करके जाओ। और जैनेन्द्र कुमार का लास्ट 1-2 साल से आ रहा है। देखो देखो यार लास्ट ईयर से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, वही आते हैं यार। एमपी बोर्ड में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होती हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आपने पढ़ रखा है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म अपने एग्जाम में कर सकते हो, ये गारंटी है। बस देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें भाषा शैली लिखनी। जब लेखक परिचय हम लिखते हैं इसमें भाषा शैली पूछता है ना, उसमें भाव पक्ष कला पक्ष पूछता है ना। अब देखो थोड़ा ज़्यादा गुदागादी हो रही है, मैं थोड़ा समझाने का यहाँ पे लिख करके प्रयास करता हूँ तो थोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं, अपन को देखते चलना है। और साहित्य में स्थान होता है मेनली, है ना, साहित्य में। देखो एक बात और याद रखना यार, हिंदी का पेपर है, देखो मैंने भी कॉपियां देखी हैं एग्जाम में, आप लोग कैसा करते हो। देखो हिंदी में ना बिल्कुल से गलती नहीं करनी है। जैसे आप कोई भी शब्द लिख रहे हो, है ना, तो शब्द की गलती नहीं करनी है। एंड अगर आप लिख रहे हो, जैसे आप लिख रहे थे, है ना, रसम, है ना, रसम लिख रहे थे, इस तरीके से आपका ये गलत हो गया तो इस तरीके से उसे कट देना है। एंड उसे इस तरीके से नहीं करना है ना, ये नहीं करना है, ये चीज़ करनी है अगर गलत हो जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड शब्दों की गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। शब्दों की गलती कहाँ पे होती है, जैसे आप एप्लीकेशन में लिख रहे हो मैं, है ना, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, तो ये मैं लिखोगे ना तो ये बिल्कुल सही है। अगर कई विद्यार्थी जल्दी जल्दी में इतना लिख करके आ जाते हैं, बस टीचर को फिर मौका चाहिए भाई कि इसने ये यहाँ पे मात्रा नहीं चढ़ाई, बस यहाँ पे 1 नंबर का काट दो। तो ये मौका नहीं देना है यार, है ना, मौका बिल्कुल नहीं देना है। तो एक एक बिल्कुल कॉपी चेक करके अच्छी तरीके से आना। अब व्याकरण से देख लेते हैं भाई, व्याकरण से क्या पढ़ के जाओगे। देखो फिर पत्र लेखन बता रहा हूँ कि कौन से आने वाले हैं, बिल्कुल 100% भैया आएंगे, ये गारंटी मेरी है, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। देखो व्याकरण में क्वेश्चन आते हैं काव्य बोध से एंड भाषा बोध से, है ना, व्याकरण के। तो काव्य की परिभाषा आती है मेनली, है ना, ये मैंने पढ़ा रखा है। अभी मैं जल्दी ही व्याकरण का पूरा वीडियो सेपरेट डालने वाला हूँ विथ आंसर, एक एक टॉपिक को इतनी मतलब गहराई से समझ लेंगे अपन कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखो। देखो काव्य की परिभाषा आती है और प्रकार आते हैं, है ना। काव्य की परिभाषा एवं प्रकार इनको अच्छी तरीके से पढ़ो, है ना। और देखो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो बिल्कुल दोनों के अकॉर्डिंग याद कर लेना एंड कंप्लीट, क्योंकि इससे यार ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं ना। काव्य के प्रकार खालिस्तान होते हैं, है ना, काव्य के प्रकार होते हैं, है ना, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, तो याद करके रखो। अगला है आपका रस की परिभाषा। भाई ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर डला ही हुआ है, जाकर के देखो एंड कंप्लीट कर लो। एक बार मैंने कहा कि वो वीडियो देख लेना, जिंदगी में रस भूल जाओगे ना तो ये गारंटी मेरी है ना, क्योंकि भाई रस तो हमेशा काम आना है ना। अभी आप 12th से निकल जाओगे, आगे जाओगे भाई, रस काम आएगा, है ना, आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। तो बिल्कुल रस उस वीडियो से कंप्लीट कर सकते हो। अंग, रस के प्रमुख कितने 4 अंग होते हैं, इस चीज को याद रखना। क्या, एक होता है आपका स्थायी भाव, है ना, स्थायी भाव सभी को पता है। एक होता है आपका संचारी भाव, संचारी भाव। एक होता है आपका विभाव और एक होता है आपका अनुभाव, ठीक है, अनुभाव। तो इस तरीके से आपके रस होते हैं। और संचारी भावों की संख्या 33 है, इस चीज को याद रखना, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है। और स्थायी भाव प्रत्येक रस का एक होता है, अगर 10 रस है तो 10 स्थायी भाव, ठीक है, इस तरीके से इनको याद रखना। ये रहेंगे आपके रस के अंग, प्रमुख रस के 4 अंग होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और रस के प्रकार कितने होते हैं, रस के प्रकार 10 होते हैं, है ना, आपने पढ़े होंगे, श्रृंगार, है ना, वीर रस, है ना, हास्य रस, रौद्र, तो इस तरीके से आपने पढ़े होंगे सारे कुछ, है ना। उदाहरण याद रखना। और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं मेनली, है ना, श्रृंगार के क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से। एक होता है आपका संयोग और एक वियोग, है ना, इसको याद कर लेना। अगला आता है क्वेश्चन लोकोक्ति और मुहावरे, इनका अर्थ सहित वाक्य प्रयोग आता है। मेनली इसका अंतर आता है जो आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, और अथवा में कभी कोई क्वेश्चन देता आता है कि आंख का तारा, है ना, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ
वाक्य में प्रयोग कीजिए, है ना। तो बहुत प्यारा, है ना। इस तरीके से अंधे की लाठी हो सकता है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ऐसी लोकोक्ति भी आ सकती है। तो इन्हें एक बार क्या करूँ, इन्हें ना अपनी बुक देखो, उसमें जो मेनली दिए गए हैं, यूज़ किए गए हैं, उनको करो, वही आते हैं, क्योंकि यार बाहर के नहीं आते हैं। अब अलंकार कौन कौन सी पढ़ लेना, अलंकार की परिभाषा कौन सी करनी है, संदेह अलंकार को अच्छी तरीके से ध्यान दो भाई, है ना। विरोधाभास को, अब देखो मैंने सारे लिख रखे हैं जो आपके पोर्शन में है कहेंगे, है ना। लेकिन आपको विशेषतः संदेह को, विरोधाभास को और भ्रांतिमान अलंकार को अच्छी तरीके से करके जाना है। देखो अलग अलग सेट्स आते हैं, उनमें एक आध मतलब क्वेश्चन तो चेंज नहीं होती है, इधर उधर कर दिए जाते हैं बस, है ना। तो भ्रांतिमान, विरोधाभास और संदेह को, इनकी परिभाषा बिल्कुल उदाहरण के साथ कंठस्थ कर लो भाई, है ना, करके जाओ इनको, ठीक है। अब छंद, छंद आपके में मेनली यही है, कवित्त, सवैया, सोठा, और एक और है दुर्मिल सवैया, है ना। इसको भी थोड़ा देख लेना भाई, है ना, क्योंकि यार दिए गए हैं तो फर्ज बनता है पढ़ना है ना। इनको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं, है ना, नहीं, देखना तो यार, है ना। लेकिन मेनली इन पर फोकस की, ये तो याद करनी ही है, ये तो अच्छे से याद करके जाए, ठीक है। ये छंद आप कर लेना, उदाहरण से याद कर लेना, है ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है शब्द शक्ति एवं शब्द गुण। भाई इससे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा यार, मैं ये कह नहीं रहा हूँ, केवल आ ही रहा है ना। देखो शब्द शक्ति शब्द गुण, ये दोनों तीन तीन प्रकार के होते हैं, और दोनों को अच्छी तरीके से याद रखो। शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा व्यंजना होती है, शब्द गुण कौन से होते हैं हमारे, ओज प्रसाद और माधुर गुण होते हैं, ठीक है। इन तीनों तीन प्रकार इसके होते हैं, तो तीन प्रकार इसके होते हैं। ये कई बार ये आया कि शब्द शक्ति खालिस्तान प्रकार की होती है ना, शब्द गुण खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के दोनों होते हैं, याद रखना। और इनकी परिभाषा याद कर लेना, उदाहरण सहित याद कर लेना। जैसे अगर कहीं पूछा जाए कि प्रसाद गुण का उदाहरण लिखिए, तो क्या लिखेंगे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। अगला आपका आ जाता है राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में अंतर, जो कि आपका भाषा बोध के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन रहा है। तो राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा को पढ़ लेना भाई, पढ़ लोगे तो अंतर आसानी से लिख दोगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है इसलिए यहाँ पर बता दिया मैंने। अब निपात शब्द, भाई ये इतना पॉपुलर टॉपिक हो चुका है ना कि बार बार एग्जाम में आ रहा है, एंड हर बार एग्जाम में आ रहा है। देखो जैसे देखो अपन कोई वाक्य लिख रहे हैं कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा मैं ही बाजार जाऊंगा, मैंने लिख दिया ना, मैं ही बाजार। आपको लग रहा है सिंपल वाक्य है, इसमें निपात में कैसे ढूंढूं, ये ही है ना। यहाँ पे देखो मैं ही है, मैं ही, तो यहाँ पे क्या है, एक जोर डाला जा रहा है वाक्य में, जहां पर किसी शब्द पर, है ना, किसी शब्द के माध्यम से हम वाक्य में जहां पर क्या करते हैं, जोर, या फिर कहें कि उस जगह पर जोर डालने का प्रयास करते हैं, है ना, जिस शब्द के द्वारा, तो वो निपात शब्द कहलाता है। और यहाँ पे वाक्य में ही शब्द जो है यहाँ पर जोर डाल रहा है, तो ये ही क्या है, इसमें निपात शब्द है ना, ही भी, है ना। तो ये सारे क्या होती हैं, तक, अभी तक तुम कहाँ थे, अभी तक, है ना। तो ये शब्द क्या होते हैं, एक तरीके से जोर डालते हैं, तो ये निपात शब्द कहलाते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसको याद कर लेना, अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना। अब आ जाते हैं अपने पत्र लेखन में, जो कि आपके औपचारिक व अनौपचारिक पत्र हो सकते हैं, है ना। दोनों प्रकार के पत्र मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब देखो, मोहल्ले की सफाई के लिए नगर पालिका या नगर निगम, कुछ भी यहाँ पर लिखा हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आपको वार्ड में व्याप्त गंदगी, है ना, दूर करवानी हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है ना, उसका निवेदन करते हुए एक आवेदन पत्र लिखना है, ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। इसकी वीडियो ही मैंने डाली हुई है, जाकर के देखना हो तो देख लेना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाते हुए बताया। अगला आपको करना है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र ये याद कर लेना, है ना। बिल्कुल फाड़ करके आओगे यार, एग्जाम में इनसे बाहर ना जाने नहीं वाला है। अगला कौन सा करना है आपको, नगर निगम। नगर निगमों के निगम आयुक्त को, है ना, अधिकारी को, अधिकारी भी हो सकते हैं यहाँ पे नगर पालिका भी हो सकता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आयुक्त की जगह यहाँ पे अधिकारी भी हो सकता है ना, कई बार ही हो सकता है। तो क्या जल आपूर्ति के लिए, मेनली क्या है इसका टॉपिक, जल आपूर्ति की करवाने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है, तो ये आपको कंप्लीट करना है। कौन सा, एक ध्वनि विस्तारक का करना है, एक आपको करना है आपको गंदगी को दूर करवाने के लिए, एक जल आपूर्ति के लिए, ठीक है ना। ये तीनों करने हैं आपको लेटर, ठीक है। अब भाई अपने बड़े भाई, अपने मित्र को, है ना, बड़े भाई या बहन की शादी में आमंत्रित कर रहे हैं ना, एक आमंत्रण पत्र कर लेना है। एंड एक जानकारी देते हुए पिताजी को एक पत्र, आपको परीक्षा की जानकारी दे रहे हैं, पिताजी को एक पत्र, एंड एक बधाई पत्र, है ना, क्योंकि बधाई पत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे छोड़ा नहीं यार, कि देना चाहिए यार, है ना। तो बधाई पत्र जरूर से करना। वो चाहे देखो एक ही बात होती है यार, बधाई पत्र किसी भी प्रकार से आ जाए, चाहे प्रथम श्रेणी में हो, चाहे एमपी बोर्ड में, वो कहीं भी टॉप मार रहा है भाई, है ना, कहीं भी कुछ भी उखाड़ रहा है अपना दोस्त, अपन उसको बधाई दे रहे हैं यार। कुछ शब्दों का यूज, कुछ शब्द अगर कुछ शब्द बस बदल जाएंगे अपने, क्या जो उसकी अचीवमेंट है ना, जो उसने पाया है, जिसके लिए हम उसे क्या दे रहे हैं, जिसके लिए हम उसको बधाई दे रहे हैं, वही शब्द बदल जाएंगे भाई, कि तुमने वाद विवाद में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, है ना, तुमने जो है एमपी बोर्ड में बहुत अच्छा मतलब श्रेणी प्राप्त की, है ना। तो यही शब्द बदल जाएंगे, बाकी बधाई में वही चीज़ें होती हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरीके से कुछ, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अब भाई इस तरीके से आपको ये पत्र जरूर से कर लेना है ना। अब इन्हीं में से आपके एग्जाम में आएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं निबंध, लास्ट टॉपिक है, 4 नंबर में एग्जाम में आता है, छोड़ना मत, ये चारों बिल्कुल रट के जाओ। देखो भाई निबंध ना रटा नहीं जाता, मैंने तो बोल दिया जल्दी जल्दी, मैंने भी आज तक निबंध कभी रटा नहीं है, ना ये रटने वाली चीज़ होती है। देखो एक बार दो बार अच्छी तरीके से उसको पढ़ो, एंड की पॉइंट्स देखो क्या होती हैं,
केवल और केवल आपको कीज देखनी है। निबंध लिखने में आकर आपको टॉपिक पता है ना, आपको एक हेडिंग पता है ना कि भाई हम लिख किसके बारे में रहे हैं एंड हम उसमें क्या क्या पॉइंट्स नए बना सकते हैं, एंड उसके बारे में आप इतना छाप दोगे ना, क्योंकि यार आप लोग इतना मतलब पढ़े लिखे हो, जानते हो चीज़ों को, और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ऐसा नहीं होता कि यार ये आपने पढ़ा ही है, कोडिंग है कुछ जब ही लिख पाओगे, नहीं यार, ये आपके आसपास वाली चीज़ें होती हैं, नहीं तो आपको बिल्कुल एक बार में यार अपने अकॉर्डिंग ही लिखना होता है ना। तो निबंध कौन सा इंपॉर्टेंट है? विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, है ना, विद्यार्थी जीवन का महत्व भी इसकी जगह हो सकता है। राष्ट्र हित में युवा, तो युवा आप विद्यार्थी लोग ही युवा हो, है ना, तो इस चीज को एक ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान, बस विज्ञान देखा जाए तो बस छाप देना विज्ञान को, पूरा विज्ञान छपा है आजकल, है ना, तो विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान का महत्व, यार विज्ञान का अभिशाप इस तरीके से है ना। पर्यावरण प्रदूषण, अरे भाई इसको मत छोड़ देना, नहीं तो नाराज हो जाता है ना, बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, फिर 4 नंबर के 3 नंबर लिखने मिलते आपको, है ना। तो पर्यावरण प्रदूषण को, प्रदूषण की समस्या, है ना, एक ही चीज है वैसे, लेकिन आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है, इसकी बढ़िया से हेडिंग लिखना है। और देखो निबंध हमेशा लिखना तो रूपरेखा पहले लिखना, है ना, बढ़िया से पहले प्रस्तावना हेडिंग डाली, है ना, फिर उसके बारे में आप जो भी जैसे निबंध इसका पर्यावरण प्रदूषण का लिख रहे हो तो प्रदूषण, जैसे प्रस्तावना में तो हम उसका इंट्रो ही देते हैं कि हम लिख कर रहे हैं बेसिकली, है ना, एंड सेकंड डालिए आपको प्रदूषण के प्रकार डाल लिए आपने, है ना, प्रदूषण के दुष्प्रभाव डाल लिए, है ना, प्रकार वगैरह डाल दिए, है ना, तीसरा दुष्प्रभाव डाल दिए, है ना, आप उस तरीके से ही डाल लें, बढ़िया, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के दुष्प्रभाव, है ना, कम करने के कारण, निवारण, इस तरीके से यार सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना। ये नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं था तो मैं तो ये छोड़ के आ गया, नहीं यार, छोड़ना नहीं है एग्जाम में, है ना। अब देखो कंप्यूटर की उपयोगिता और इंटरनेट, है ना, इसको भी पढ़ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। कंप्यूटर और इंटरनेट आजकल यार आप सब जानते हो यार, सोशल मीडिया से क्या नहीं हो रहा, देखो तो वो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग, है ना, आपको अपने भाषा में ठीक ठाक शब्दों का यूज़ करते हुए लिखना होता है बस, है ना, आसानी से। ये चारों आप निबंध देख लो, है ना, विज्ञान मेन टॉपिक रहेगा आपका, और विद्यार्थी जीवन, है ना, ये टॉपिक रहेगा, और प्रदूषण ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर इस तरीके से पढ़ करके जाते हो, ये सारी चीज़ें पढ़ करके जाते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100% ये टॉपिक आने ही वाले हैं वो तो, और पढ़ करके जाओगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में करोगे। एंड अच्छी तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।